नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बूढ़े माँ बाप को ठुकराया पढ़े लिखे बेटे ने। सुंदर सिंह गांव के एक सरकारी विद्यालय में शिक्षक थे। उनके दो बेटे भी थे। बड़े बेटे का नाम पुनीत और छोटे बेटे का नाम राहुल। जहां पुनीत पढ़ाई में अच्छा था, वही राहुल का मन पढ़ने में नहीं लगता था। इस पर सुंदर सिंह राहुल को अपना खोटा सिक्का कहते थे। राहुल को घर में हर बार पुनीत की सीख लेने के लिए कही जाती थी। पुनीत कितना होशियार है, उसकी तारीफ सब करते थे। यह सुनकर मानो राहुल तंग आ गया। हर वर्ष में अपने भाई से भी अधिक मेहनत करता था, लेकिन उसके दिमाग में तो न जाने क्या भरा था। उसको कुछ समझ नहीं आता था। पिता भी अपना पूरा प्रयास कर रहे थे, हार मान चुके, लेकिन राहुल को पास कराना उनके भी बस में नहीं था। इस बात से वह परेशान रहते थे। राहुल की माता लता देवी काफ़ी चिंता में डूबी हुई रहती थी। हमारे बच्चे का जीवन कैसा चलेगा जहां राहुल का दिमाग पढ़ाई में नहीं चलता। वह घर के काम में बहुत तेज था। माँ के साथ हर काम में हाथ बटाता, मानो कि उसकी रुचि ही शामिल हो गई। मास्टर जी ने राहुल को 10वीं कक्षा तक ही पहुंचाया। उसके आगे कक्षा में पहुंचाने तो उनके बस की बात नहीं थी। फिर क्या, राहुल को 10वीं बाद स्कूल छोड़ना पड़ा, क्योंकि 11वीं कक्षा में पास ही नहीं हुआ। पुनीत सदा कक्षा में प्रथम आता। पुनीत 12वीं की पढ़ाई खत्म होने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए शहर में चला गया। अब तो मास्टर जी पुनीत से ही उम्मीद बाकी थी। राहुल को तो अपना खोटा सिक्का ही कहते थे। कुछ सालों बाद जब पुनीत की पढ़ाई खत्म हुई तो वह शहर में ही नौकरी करने लगा। घर वालों को पत्र भेज देते और घर वाले उसको पत्र भेज देते थे। सोचते कि अपना बच्चा तो काफ़ी बिजी है, शायद चिट्ठी भेजने का समय नहीं। कुछ समय पुनीत का एक पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें लिखा था कि मैं मुंबई जा रहा हूँ। छोटे शहर में टैलेंट की कोई कदर नहीं है। जैसे ही मास्टर को पत्र मिला, उन्होंने पत्र पुनीत के लिए भेजा। बेटा, मुंबई बहुत बड़ा शहर है, अपना ध्यान रखना और वहां पहुंचते ही चिट्ठी भेजना। पुनीत को गए महीना हो गया, लेकिन पुनीत का कोई पत्र नहीं आया तो मास्टर जी काफ़ी परेशान हो गए। लड़का कहाँ गया, कैसा है? और एक समस्या आ पड़ी। पुनीत की माँ को बीमारी ने जकड़ लिया। मास्टर जी ने सोचा, अगर पुनीत का पत्र आ जाता तो उसका पता पूछकर पुनीत की माता को उसके पास इलाज के लिए भेज देता, लेकिन पुनीत का कोई भी पत्र नहीं आया। एक तो लता की तबीयत खराब है और दूसरे बच्चे का कोई पता नहीं। अब तो मास्टर जी का सब्र जवाब देने लगा। लगभग 1 साल बाद पुनीत का एक पत्र आया। जैसे ही मास्टर जी ने पत्र खोला तो लिखा था, मैंने मुंबई में शादी कर ली, सब कुछ जल्दी में हुआ, मैं आप लोगों को बता नहीं सका। पत्र में कहीं भी उसने अपना पता नहीं लिखा था। मास्टर ने सोचा शायद पता लिखना भूल गया होगा, लेकिन शादी की बात पढ़कर उनका दिल सा टूट चुका था। पुनीत की माँ बीमार है। वह हर रोज अपने लड़के के बारे में पूछती रहती है और पुनीत ने मुंबई में शादी कर ली। ऊपर से उनकी तबीयत भी खराब थी। वही राहुल दिन रात अपने माँ बाबूजी की सेवा में लगा रहता। अब मास्टर जी ने राहुल को कहा, बेटा, आप भी शादी करने के लिए हाँ कर दो, क्योंकि मेरी और तुम्हारी माँ की तबीयत तो खराब ही है। न जाने कब इतना बोलते ही मास्टर जी चुप हो गए। ऐसा क्यों कहते हो बापूजी? राहुल कहने लगा, पहले बड़े भैया का विवाह हो जाए, उसके बाद मेरी शादी के बारे में सोचिएगा पिताजी। इतना सुनते ही मास्टर जी चुपचाप पुनीत का पत्र राहुल को थमा दिया।
पत्र पढ़ने के बाद राहुल कुछ कह ना पाया। फिर एक दिन साहस करके मास्टर जी ने पुनीत की शादी की बात लता को भी बता दी। लता की मानो उम्मीद ही टूट गई। एक तो बच्चा सालों से, बच्चे की कोई खबर नहीं, और जब खबर मिली तो लता देवी की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी और एक दिन उसका स्वर्गवास हो गया। मास्टर जी बिल्कुल अकेले पड़ गए। दोष किसको दे, दोष हमारे संस्कारों में ही है रहा। शायद जो हमारे पुत्र इस तरह का निकला। लेकिन मास्टर जी को गम इस बात का था कि मरते वक्त भी उनका बेटा बड़ा अपनी माँ के पास नहीं आया। वह मन ही मन में बहुत दुखी थे, लेकिन बाहर कुछ नहीं कहते क्योंकि उन्हें लगता कि कहीं राहुल भी परेशान ना हो जाए। जब मास्टर जी जिद पर अड़ गए तो राहुल का विवाह करना पड़ गया। बेटे की याद और बीवी के शौक में मानो मास्टर जी को पूरी तरह तोड़ दिया। लगातार मास्टर जी का स्वास्थ्य भी गिरता गया। राहुल और उसकी पत्नी मास्टर की सेवा में लगे, लेकिन मन में जो दुख बैठ गया तो मन ही मन उन्हें दुखी करता रहता। अब तो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। एक दिन उन्होंने राहुल को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा मेरी एक अंतिम इच्छा पूरी कर दो। राहुल बोला, आप ऐसा क्यों बोलते हो पिताजी? अभी तो आपने बहुत जीना है, अपने भाई को गाँव ला सकते हो। माताजी भी इसी गम में चल बसी। मैं इस तरह नहीं मरना चाहता हूँ। मैं मरने से पहले तुम दोनों को एक साथ देखना चाहता हूँ। अब यह बात सुनकर राहुल सोच में पड़ गया। एक तो भाई का कोई पता नहीं, दूसरा मुंबई जैसे शहर कहाँ तलाश करूँ मैं। अब पिता की बात का मान रखने के लिए उसने मुंबई जाने का निर्णय लिया। लेकिन उसको एक विचार आया। उसने फिर उन सभी पुराने पत्र पर नज़र डाली जो पुनीत ने भेजे थे। उसने उन पत्रों से पुनीत के पुराने पता प्राप्त हुआ। फिर सूरज ने निर्णय लिया, पहले वह पुराने पते पर जाएगा, शायद वहां से कुछ पता चल जाए। अगले दिन सूरज सुबह ही घर से शहर की ओर निकल गया। शहर पहुंचकर वह सबसे पहले उसके ऑफिस में पहुंचा जहां पुनीत काम करता था। वहां से पता करने के बाद में पुनीत का मुंबई वाला एड्रेस का पता चल गया। फिर क्या, वह मुंबई के लिए निकल पड़ा। राहुल कभी भी इतने बड़े शहर में नहीं गया था। थोड़ा डर उसके मन में था, लेकिन उसने आत्मविश्वास था। कुछ घंटों बाद वह मुंबई पहुंच गया। अब मुंबई में पते की तलाश करने लगा जो वह पुनीत के दोस्तों से मिला था। एक रिक्शे वाले को पता बताया तो राहुल को उस पते तक पहुंचाया। राहुल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राहुल आज बहुत खुश था। वह जिस उद्देश्य से शहर आया था वह आज पूरा होने वाला था। अब राहुल जैसे ही गेट के भीतर जाने लगा, गेट पर खड़ा दरवान ने राहुल से पूछा, कहाँ जा रहे हो? राहुल ने अपने आने का कारण बताया। इस पर दरवान हंसते हुए बोला, पुनीत साहेब, तुम्हारे भाई झूठ बोलते हो। बड़े लोगों के सभी रिश्तेदार बनना चाहते हैं। लेकिन राहुल नहीं माना। इस पर दरवान को भीतर पुनीत के पास जाना पड़ा। साहेब, एक व्यक्ति जो अपना नाम राहुल बता रहा है वह कह रहा है कि आप उसके भाई हैं। वह आपसे मिलना चाहता है। पुनीत तो मानो घबरा ही गया। डरे हुए स्वर में कुछ सोचते हुए बोला, उनको बोलो मैं अभी बिजी हूँ, बाद में मिलता हूँ। सुबह से शाम हो गई, लेकिन पुनीत ने राहुल को भीतर नहीं बुलाया। बार बार दरवान भीतर आता, पुनीत से पूछता और पुनीत थोड़ी देर में कह कर उसे बाहर भेज देता। इस बार जब दरवान ने राहुल को इंतजार करने को कहा तो राहुल ने सोचा यह शायद झूठ बोल रहा है। इस पर राहुल जबरदस्ती भीतर जाने लगा।
जब दरवान ने रोका तो दोनों के बीच हाथापाई होने लगी, जिससे आसपास के लोग और ऑफिस के लोग एकत्रित हो गए। तभी वहां एक महिला पहुंची। तुम झगड़ा क्यों कर रहे हो? मैं यहाँ अपने भाई से मिलने आया हूँ, लेकिन यह बार बार झूठ कह रहा है कि उन्होंने इंतजार करने को कहा है। लेकिन तुम्हारा भाई कौन है? पुनीत। पुनीत मेरा भाई है। हाँ। क्या आपने पुनीत को बताया कि आपसे मिलने कौन आया है? हाँ मेम साहेब, बताया था, लेकिन उन्होंने इंतजार करने को कहा है। आप मेरे साथ भीतर चलिए। राहुल भीतर चला गया। जैसे ही पुनीत ने राहुल को महिला के साथ देखा तो वह घबरा गया। उसने सोचा शायद राहुल ने सब कुछ बता दिया होगा। जब आपके भाई आपसे मिलना चाह रहे हैं तो आप मना क्यों कर रहे हैं? और आपने तो कभी नहीं बताया कि आपके कोई भाई भी है। इस पर पुनीत लज्जित हो गया और कुछ न कह पाया। शायद उसके पास कुछ कहने को था ही नहीं, क्योंकि उसने तो रिश्ते की बुनियाद झूठ के सहारे रखी थी। नेहा जो कंपनी की मालकिन थी उससे विवाह किया, वह भी झूठ बोलकर। फिर राहुल ने पूरी बात जब दोनों से बताई तो नेहा बहुत दुखी हुई। तुमने बहुत गलत किया पुनीत, तुमने मुझे धोखा दिया, माँ बाप को धोखा दिया। मैं ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं रह सकती। मेरे विवाह करने के लिए तुमने कितने झूठ बोले। तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार करते करते चल बसी। अब भी क्या कहने को बचा है? अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। यह सुनते ही पुनीत रोते हुए कहने लगा, मैं अपराधी हूँ सभी का, मुझे इतना बड़ा दंड मत दो। फिर राहुल ने भी नेहा को पुनीत को माफ़ करने को कहा। इसके बाद नेहा ने पुनीत को माफ़ कर दिया और तीनों घर के लिए रवाना हो गए। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई है। अगर कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करिए। धन्यवाद।